हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नेटवर्क का फंडा में। पिछले वीडियोस में हमने आपको आरआईपी के बारे में बताया था। इस वीडियो में आरआईपी की जो एल्गोरिथम है जिसको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम बोलते हैं या डीवीआर बोलते हैं, उस एल्गोरिथम के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि आरआईपी के अंदर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जो पाथ हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए राउटर एक एल्गोरिथम यूज करता है, जिस एल्गोरिथम को बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम क्या है और कोई भी राउटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ कैसे सेलेक्ट करता है, मीन्स मिनिमम हॉप यूज करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंचने का पाथ कैसे डिसाइड करता है, कैसे सेलेक्ट करता है, वो इस एल्गोरिथम में आज हम लोग सीखेंगे। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग या डीवीआर को समझने के लिए इस नेटवर्क को एक बार ध्यान से देखिए। इस नेटवर्क के अंदर 5 राउटर्स लगे हुए हैं, राउटर ए, बी, सी, डी और ई। इन राउटर्स के बीच में जो ये लिंक है, इन लिंक्स के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे ए टू बी के ऊपर 5 लिखा हुआ। ये 5 इंडिकेट कर रहा है कि राउटर ए से राउटर बी तक 5 हॉप्स में पहुंचा जा सकता है। सिमिलरली राउटर ए टू राउटर सी 2 हॉप्स में, सी टू बी 4 हॉप्स में एंड सो ऑन। इस तरीके से ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क के अंदर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग या डीवीआर कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सभी राउटर्स जो नेटवर्क के अंदर लगे होते हैं, जैसे हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि सभी राउटर्स इनिशियली अपना एक 3 कॉलम टेबल जनरेट करते हैं। और वो 3 कॉलम टेबल कैसा होता है, राउटर ए के एग्जांपल में हमने यहाँ पे दिखाया है कि राउटर ए अपना 3 कॉलम टेबल कैसे क्रिएट करता है। राउटर ए अपना 3 कॉलम टेबल के अंदर जो कॉलम्स होंगे, वो पहला कॉलम में डेस्टिनेशन लिखे होंगे, मतलब राउटर ए से कौन कौन सा डेस्टिनेशन तक पैकेट को डिलीवर कराना है। तो राउटर ए के लिए डेस्टिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, राउटर ए इटसेल्फ, बी, सी, डी और ई। और वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने हॉप में वो वहाँ तक पहुँच सकता है। तो राउटर ए अपने ही पास तक, राउटर ए ही सोर्स राउटर है और राउटर ए ही डेस्टिनेशन राउटर है, तो उस केस में राउटर ए की कॉस्ट हो जाएगी 0, क्योंकि इसको किसी भी दूसरे हॉप तक जाने की ज़रूरत नहीं। एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पर अगर पैकेट डिलीवर होना है तो वो कॉस्ट होगी 0। उसी तरीके से राउटर ए टू राउटर बी अगर पैकेट डिलीवर होने होंगे, तो ये हमको पता है कि ये 5 हॉप्स में है, तो ये 5 यहाँ पे लिख लेगा। सिमिलरली राउटर ए टू राउटर सी 2 हॉप्स हैं, तो ये 2 हॉप्स यहाँ पे एंटर कर लेगा। राउटर ए टू डी 3 हॉप्स है, तो ये 3 हॉप्स एंट्री कर लेगा। और राउटर ए टू ई, क्योंकि राउटर ए से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं दिखाया गया है, इसलिए इसके लिए वो जो कॉस्ट लिखेगा वो कॉस्ट होगा इनफाइनाइट। और इस कॉलम के अंदर एक एंट्री करेगा नेक्स्ट हॉप अननोन, मीन्स यहाँ पे एक नेक्स्ट हॉप के थ्रू राउटर ई तक पहुँचा जा सकता है। इसी तरीके से सभी राउटर्स अपने अपने राउटिंग टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरा एक टेबल कंसीडर किया है राउटर सी का। सिमिलरली राउटर सी भी सभी डेस्टिनेशन के लिए किस तरीके से पैकेट डिलीवर होंगे, वो राउटर सी भी अपना एक 3 कॉलम टेबल जनरेट करेगा। राउटर सी के टेबल को एक बार ध्यान से देखिए। ए तक पहुंचने के लिए 2 हॉप्स, बी तक पहुंचने के लिए 4 हॉप्स, राउटर सी सोर्स एंड राउटर सी ही डेस्टिनेशन, मीन्स सी टू सी 0, सी टू डी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मीन्स इनफाइनाइट और नेक्स्ट हॉप एन, एंड सी टू ई 4 हॉप्स। अब होता क्या है, इसी तरीके से सभी राउटर्स अपने अपने राउटिंग टेबल क्रिएट करेंगे। उन टेबल्स को हम यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहे हैं। अभी होगा क्या, पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि सभी राउटर्स अपने 3 कॉलम टेबल क्रिएट करने के बाद आइदर पीरियोडिक अपडेट या ट्रिगर्ड अपडेट से एक दूसरे को अपना राउटिंग टेबल अपडेट करते हैं। अब अगर राउटर सी राउटर ए को अपना राउटिंग टेबल अपडेट करता है, देन क्या होगा, इसने अपना पूरा राउटिंग टेबल यहाँ पे सेंड किया। सेंड करने के बाद क्या होता है, राउटर ए अपने टेबल को अपडेट करेगा विद द हेल्प ऑफ राउटर सी। राउटर सी का जो राउटिंग टेबल है, उस राउटिंग टेबल के थ्रू राउटर ए अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। अपडेट का मतलब क्या है कि अब राउटर ए
किसी भी डेस्टिनेशन तक वाया सी कैसे पहुंचा जा सकता है, ये एक टेबल क्रिएट करेगा। अगर राउटर सी अपडेट कर रहा है मीन्स वाया सी बाकी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मतलब क्या है कि पहले राउटर ए को सी तक पहुंचने में 2 हॉप्स लग रहे थे और सी टू बी पहुंचने में अभी 4 हॉप्स लगते हैं। मीन्स अगर राउटर ए को राउटर बी तक पहुंचना होगा तो वाया सी उसको 2 + 4 मीन्स 6 हॉप लगेंगे। तो इस तरीके से जो राउटर अपडेट करेगा उस राउटर के वाया डेस्टिनेशन, बचे हुए डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ये अपडेशन अब इस स्टेज में होता है। तो राउटर सी ने अपना राउटिंग टेबल अगर राउटर ए को इस तरीके से सेंड किया, इसके बाद क्या होगा कि राउटर ए अपना एक अपडेटेड टेबल क्रिएट करेगा। वो अपडेटेड टेबल क्या होगा, वो टेबल इस तरीके से होगा कि राउटर ए को अब ए तक ही पहुंचना है। ये राउटर ए का अपडेटेड टेबल है। तो राउटर ए सोर्स राउटर और राउटर ए ही डेस्टिनेशन राउटर है। देन क्या होगा, यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगी अभी 4। अब ये कॉस्ट 4 कैसे हुई, क्योंकि अब राउटर ए सोर्स राउटर यहाँ पे जो था वो सोर्स राउटर है ये, और इसको डेस्टिनेशन तक पहुँचना है वाया सी। मीन्स ये पहले 2 हॉप्स में सी तक आएगा और फिर वापस से सी से ए के पास जाएगा। मीन्स 2 + 2 मीन्स यहाँ पे ये हो जाएगा 4। इसी तरीके से ए टू बी पहले वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड दिखा रहा था और वो 5 हॉप्स में पहुँच रहा था। अभी क्या होगा, ए टू बी वाया सी, तो ए टू सी जाने में उसको 2 हॉप्स पहले लग रहे थे, ए टू सी जाने में उसको 2 हॉप्स लग रहे थे, और सी टू बी इसने अपडेट किया कि सी टू बी 4 हॉप्स में जाते हैं, तो मीन्स 2 + 4 ये हो जाएगा 6 और नेक्स्ट हॉप हो जाएगा सी। इसी तरीके से ए टू सी डायरेक्टली 2 हॉप्स में पहुंच जाएगा। ए टू डी पहले ए टू डी वो पहुंच पा रहा था 3 हॉप में क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड था। अभी क्या होगा, ए टू डी वाया सी से डी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये इनफाइनाइट कॉस्ट होगी और नेक्स्ट हॉप यहाँ पे भी सी ही लिखा रहेगा। और ए टू ई पहले इसके पास ए टू ई इनफाइनाइट था, अभी क्या होगा, ए टू सी पहले था 2 एंड सी टू ई सी का टेबल ये है, सी टू ये है 4, तो 2 + 4 ये हो जाएंगे 6 और ए टू ई के लिए कॉस्ट हो जाएगा 6। मीन्स क्या है कि जो राउटर अपडेट मैसेज भेज रहा है उस राउटर के थ्रू किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो पहले कॉस्ट थी ओरिजिनल राउटर की, राउटर सी तक पहुंचने की, सी से बाकी राउटर तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऐड होते जाएगी और इस तरीके से राउटर ए अपना एक अपडेटेड टेबल क्रिएट कर लेगा। अब इस अपडेटेड टेबल को राउटर ए अपने प्रीवियस टेबल से कंपेयर करेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो टेबल अपडेट हुआ ये इसका फाइनल टेबल हो गया। ये जो अपडेटेड टेबल है जो ब्लू कलर में दिखाया गया है उससे वो अपने प्रीवियस जो ये ग्रीन कलर का टेबल है इस दोनों टेबल को कंपेयर करेगा। उसके पहले बाकी राउटर्स की जो राउटिंग टेबल है वो इस तरीके से बाकी राउटर्स की अपनी अपनी राउटिंग टेबल क्रिएट करेंगे। जो भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स होंगे उनके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस और जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे वो सभी इस तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसी तरीके से सभी राउटर्स एक दूसरे को अपना ये राउटिंग टेबल भेजते हैं और भेजने के बाद सभी अपना अपना एक अपडेटेड टेबल इस तरीके से क्रिएट कर लेते हैं। ये अपडेटेड टेबल यहाँ पे हमने सिर्फ राउटर ए का दिखाया है, आप प्रैक्टिस के लिए सभी राउटर्स की अपडेटेड राउटिंग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो राउटर ए अपने इस प्रीवियस टेबल से और इस अपडेटेड टेबल से अब एक दूसरे को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो राउटर ए अपने अपडेटेड टेबल से कंपेयर करेगा अपने प्रीवियस टेबल और अपडेटेड टेबल को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद अपना एक फाइनल टेबल जनरेट करेगा। अब ये फाइनल टेबल क्या होगा, पहले देखिए राउटर ए सोर्स राउटर था और डेस्टिनेशन राउटर भी राउटर ए ही था और कॉस्ट था 0। अभी कॉस्ट हो गया 4। तो जब
इस तरह का कंपैरिजन होगा तो जो वैल्यू लोअर होगी उसको वो स्पेस देगा और जो वैल्यू हाइयर होगी उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो पहले ए टू ए पहुंचने के लिए 0 हॉप लग रहे थे, अभी 4 हॉप लग रहा है, तो ये 0 हॉप को यहाँ पे रखेगा और 4 हॉप को डिस्कार्ड कर देगा। इसी तरीके से बी के लिए पहले 5 हॉप था, अभी 6 हॉप है, तो प्रीवियस वैल्यू लेस थी तो 5 को रखेगा, 6 को डिस्कार्ड करेगा। सी के लिए पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, अगर दोनों वैल्यूज टाई करती हैं तो जो प्रीवियस वैल्यू है वो रखी जाएगी। डी के लिए 3 था, डी के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट है तो डी के लिए 3 मिनिमम वैल्यू थे, डी की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। ए टू डी अभी 3 हॉप्स में वो पहुंचेगा। ए टू ई पहले इनफाइनाइट था, अभी 6 हो गया तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गई 6। इस तरीके से डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल या डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग डीवीआर काम करता है। अब अगर सी की जगह बी ने इसको अपडेट किया होता देन ये टेबल कुछ और हो सकता था। तो होगा क्या कि सभी राउटर्स अपने इनिशियल टेबल से एक दूसरे को अपडेट करेंगे और अपडेशन तब तक चलते रहेगा जब तक ये पूरा नेटवर्क सभी राउटर्स की अपडेटेड टेबल और नेक्स्ट एंट्रीज इक्वल नहीं हो जाती हैं, तब तक ये अपडेशन कंटिन्यूअस चलते रहता है। इस तरीके से सभी राउटर्स दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ रिकवर कर लेते हैं और इसी बेसिस पे आरआईपी प्रोटोकॉल काम करता है। अब इस अपडेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ इस डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग या डीवीआर के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वो ड्रॉबैक्स आगे हम लोग देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या क्या होते हैं। उनमें जो पहला ड्रॉबैक है दैट इज 2 नोड लूप इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे हमने 3 राउटर्स दिखाए हैं, राउटर ए, राउटर बी एंड राउटर एक्स। राउटर बी को राउटर एक्स तक पहुंचने के लिए यहाँ पे जो ये टेबल हमने दिखाया है सिर्फ उतने ही रो को दिखाया है जिससे हम लोग ये 2 नोड लूप इंस्टेबिलिटी को इजी वे में समझ सके। तो राउटर बी को राउटर एक्स तक पहुंचने में कितने हॉप लगेंगे, क्योंकि यहाँ से दूसरा कोई पाथ अवेलेबल नहीं है तो राउटर ए के थ्रू ही यहाँ पे पहुंचेगा। तो राउटर ए के थ्रू कैसे पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक 4 हॉप प्लस 2 हॉप मीन्स 6 हॉप्स और राउटर ए एक्स तक डायरेक्टली 2 हॉप्स में पहुंच जाएगा। ये एक छोटा सा नेटवर्क है। अब इसमें होगा क्या, इन केस अगर राउटर एक्स एंड राउटर ए के बीच का ये लिंक फेल हो जाए देन क्या होगा। ये लिंक जैसे ही फेल होगा तो राउटर एक्स से किसी भी तरह का अपडेशन राउटर ए को मिलना बंद हो जाएगा। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कहीं से कोई अपडेशन मिलना बंद हो जाता है तो ये राउटर क्या करता है, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कंसीडर करता है और अपने टेबल को अपडेट कर लेता है। तो अपने टेबल को अपडेट करेगा तो यहाँ पे x के लिए वो इनफाइनाइट वैल्यू रख लेगा, क्योंकि x से उसको किसी भी तरह का कोई अपडेट मैसेज नहीं मिल रहा है और वो टाइमर एक्सपायर होने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। अब इसी टेबल को वो अपडेट कर देगा राउटर बी को और राउटर बी भी अपने टेबल में इसको एंटर कर लेगा कि x तक पहुंचने के लिए अभी ये इनफाइनाइट पाथ हो चुका है। यहाँ तक तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये राउटर ए ने राउटर बी को अपडेट कर दिया, राउटर बी ने भी इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख लिया है। ये अपडेशन ट्रिगर्ड अपडेट होंगे, क्योंकि पहला जो अपडेशन हुआ होगा वो पीरियोडिक अपडेट होने के बाद ये टेबल क्रिएट हो गए होंगे। जब यहाँ पे कोई चेंजेस हुए मीन्स ये ट्रिगर्ड अपडेट के थ्रू यहाँ पे ट्रिगर्ड हुआ होगा और ट्रिगर्ड अपडेट में इस तरह की एंट्रीज मिलेंगी कि x इसको इनफाइनाइट कर लेगा। अब आगे क्या होगा, अगर राउटर ए ने राउटर बी को अपडेट कर दिया देन किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क स्टेबल ही रहेगा, क्योंकि दोनों के अंदर x तक पहुंचने के लिए वैल्यू इनफाइनाइट एंटर कर दी जाएगी। लेकिन अगर इस फेल्योर के केस में राउटर ए राउटर बी को अपडेट मैसेज भेजता, उससे पहले ही राउटर बी अगर राउटर ए को अपडेट मैसेज भेज दे देन क्या होगा, क्योंकि यहाँ से इसको एक मैसेज नहीं मिल रहा था, इसने इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया था।
बट राउटर बी से उसको एक अपडेट मैसेज मिला कि x तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि ये जो मैसेज आते हैं ट्रिगर्ड अपडेट मैसेज, उन मैसेजेस में ये 2 कॉलम टेबल होता है। 2 कॉलम टेबल के अंदर आएगा x और 6। यहाँ पे ये एंट्री a लिखी हुई नहीं आएगी। ये बेसिकली यहाँ से जब मैसेज यहाँ पे ट्रिगर्ड अपडेट होता है तो सिर्फ 2 कॉलम अपडेशन होता है, और 2 कॉलम अपडेशन में ये जहाँ से मैसेज आ रहा है उसी को वो नेक्स्ट हॉप कंसीडर कर लेता है। तो जैसे ही राउटर बी से इसको एक मैसेज मिलेगा तो ये राउटर ए ये चेक करेगा कि मेरे पास राउटर एक्स तक पहुंचने के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस था, मीन्स कोई भी रूट अवेलेबल नहीं था, लेकिन राउटर बी के पास एक पाथ अवेलेबल है जो 6 हॉप के डिस्टेंस पे राउटर एक्स तक पहुंच रहा है। देन ये क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल को अब अपडेट करेगा। तो अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा तो क्या करेगा, पहले इसको पता है कि राउटर बी से एक्स तक पहुंचने के लिए 6 हॉप है और राउटर ए टू राउटर बी 4 हॉप है, मीन्स 6 + 4 ये एंटर कर लेगा कि 10 हॉप में राउटर एक्स तक पहुंचा जा सकता है वाया बी। जब नोड ए अपडेट रिसीव कर लेगा और ये एज्यूम करेगा कि बी ने ए तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है और अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा। ये अपडेट भी ट्रिगर्ड अपडेट के थ्रू होगा। ए अपना नया टेबल, ये वाला नया टेबल से अब बी को अपडेट करेगा। अब बी ये सोचेगा कि ए राउटर में कुछ चेंज हुआ है और बी अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा। अब बी अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा तो क्या होगा कि इसको पता चलेगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक्स तक पहुँचने के लिए राउटर ए के पास 10 हॉप्स है और मेरे से राउटर ए तक 4 हॉप में पहुँचा सकता है, मीन्स एक्स तक पहुँचने के लिए 10 + 4 14 हॉप में पहुँचा सकता है। और इस तरीके से ये अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा। नोड ए सोचता है कि x तक वाया b पहुंचा जा सकता है और नोड b सोचता है कि x तक वाया a पहुंचा जा सकता है। अगर a नोड x के लिए कोई पैकेट रिसीव करता है, यहाँ पे कोई पैकेट रिसीव हुआ अगर, तो ये b के पास भेजेगा, क्योंकि इसके राउटिंग टेबल में लिखा हुआ है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 हॉप में हम वाया b पहुँच सकते हैं, तो वो उसको b तक भेज देगा। और ये b के पास जाके वापस a के पास आएगा, क्योंकि इसके पास लिखा हुआ है कि x तक पहुँचने के लिए वाया a पहुँचा जा सकता है 14 हॉप्स में। इसी तरीके से अगर b के पास कोई पैकेट डेस्टिनेशन x के लिए आता है तो वो पहले a को भेजेगा और a वापस उसको b के पास भेज देगा, और पैकेट A और B के बीच बाउंस करते रहेगा। ये 2 नोड लूप प्रॉब्लम कहलाता है और यहीं से 2 नोड लूप प्रॉब्लम जो होता है वो जनरेट हो जाता है। जब इस तरह का इंस्टेबिलिटी डेवलप होगी तो उसको बोलते हैं 2 नोड लूप प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करते हैं, ये 2 नोड इंस्टेबिलिटी को ओवरकम करने का तरीका क्या है? इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे पहला तरीका इजाद किया गया डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में, वो था डिफाइनिंग इन्फिनिटी। कि इन्फिनिटी को डिफाइन कर दिया गया एक नंबर से, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में होता क्या है कि हर नोड के बीच की डिस्टेंस 1 कंसीडर की जाती है और 16 एज अ इन्फिनिटी होता है। मीन्स जैसे ही, अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में देखेंगे इस केस में, तो ये इसके पास भेजते रहेगा, ये 14 हुआ, फिर ये इसको भेजेगा तो ये 18 कर लेगा, फिर ये इसको भेजेगा तो ये 22 कर लेगा। इस तरीके से ये पैकेट बार बार एक दूसरे के बीच बाउंस होते रहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये वैल्यू, जो ये नंबर है, इसको एक फिक्स वैल्यू कर दी जाए कि उसके ऊपर जाते ही वो कंसीडर कर लेगा कि ये इनफाइनाइट हो गया, इसमें ये 2 नोड लूप इंस्टेबिलिटी को अवॉइड किया जा सकता है। और इस केस में होता क्या है कि 16 को इनफाइनाइट कंसीडर कर लिया गया है। 16 को इनफाइनाइट कंसीडर करने का मतलब क्या है, किसी भी राउटर के ईच डायरेक्शंस में मैक्सिमम 15 हॉप्स हो सकते हैं।
15 हॉप्स से जैसे ही वो एक्सीड करेगा किसी भी डायरेक्शन में, वो इसको कंसिडर कर लेगा इन्फिनिटी। और ये सबसे बेसिक सोल्यूशन रखा गया टू नोड इंस्टेबिलिटी को अवॉइड करने को, या टू वे इंस्टेबिलिटी को अवॉइड करने का। ये सबसे बेसिक तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं, जिसको बोलते हैं स्प्लिट होराइजन। स्प्लिट होराइजन क्या होता है कि राउटर बी या राउटर ए के सभी इंटरफेसेस के ऊपर राउटिंग टेबल अपडेट करने की बजाय कुछ पार्ट अगर शेयर किया जाए तो ये स्ट्रेटजी कहलाती है स्प्लिट होराइजन। मीन्स जैसे राउटर बी को राउटर ए ने ही बताया था कि एक्स तक पहुंचा जा सकता है वाया मी। राउटर ए ने बताया कि एक्स तक की जो रीचेबिलिटी है राउटर बी की, वो वाया ए ही पहुंचा जा सकता है। और राउटर ए की इंफॉर्मेशन जब बी तक पहुंची तो बी उसको मॉडिफाई करके अगेन ए को बताता है और यहीं से कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए कि नोड ए से अपडेशन लेके फिर उसको जब ये मॉडिफाई करके वापस इसको जो देता है, इस सिनेरियो में अगर राउटर बी नोड एक्स की रीचेबिलिटी जो वाया ए है को अगर एलिमिनेट कर दे अपने टेबल से ये एक्स तक की जो रीचेबिलिटी है वाया ए, उसको अगर एलिमिनेट कर दे तो टू वे इंस्टेबिलिटी को ईजिली रिमूव किया जा सकता है। मतलब क्या है कि ये जब यहाँ तक पैकेट को सेंड करेगा तो जो इन्फॉर्मेशन उसको ए से ही मिली है उस इन्फॉर्मेशन को ये अवॉइड कर दे, उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक नहीं भेजे, तो किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन या टू वे इंस्टेबिलिटी जनरेट नहीं होगी। लेकिन इस केस में एक और नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। वो क्या होता है कि जब स्प्लिट होराइजन के थ्रू पैकेट को यहाँ से भेजा गया, मीन्स राउटर बी ने जो इन्फॉर्मेशन सेंड की यहाँ पे, वो सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड की, एक्स की इन्फॉर्मेशन इसने सेंड इसको नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि एक्स तक पहुँचने की जो राउटिंग है या एक्स तक पहुँचने का जो रूट है उसने ए ने ही मुझे प्रोवाइड किया था। इसलिए वो ए को एक्स तक पहुँचने की अपनी एक्स वाली इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल से डिलीट करके बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक सेंड करता है। इस केस में होता क्या है कि हम जानते हैं कि नॉर्मली डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल के अंदर टाइमर यूज होते हैं, और अगर किसी रूट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो राउटिंग टेबल से वो रूट डिलीट कर दिया जाता है। इस सिनेरियो में जब राउटर बी नोड एक्स की इंफॉर्मेशन नोड ए को शेयर नहीं करेगा तो राउटर ए को यह पता ही नहीं चलेगा कि ये स्प्लिट होराइजन की वजह से हो रहा है या नोड बी के पास एक्स की कोई न्यूज़ है ही नहीं। इस कंडीशन में नोड ए क्या करेगा कि एक्स की एंट्री को वो डिलीट कर देगा, क्योंकि यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन इसको नहीं मिल रहा था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया गया, स्प्लिट होराइजन एंड पॉइजन रिवर्स। अब ये पॉइजन रिवर्स क्या होता है? पॉइजन रिवर्स के अंदर होता है क्या है कि अब राउटर बी एक्स के लिए अभी भी एडवर्टीजमेंट करेगा, जो वो पहले स्प्लिट होराइजन के अंदर एक्स की एंट्रीज को डिलीट करके, उस रो को डिलीट करके इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वो एंट्री भी ये इन्फॉर्मेशन में पुट करके यहाँ पे भेजेगा, लेकिन एक वार्निंग के साथ। वो वार्निंग क्या होगी? वो वार्निंग ये होगी कि उस वैल्यू को वो पहले तो इनफाइनाइट लिख के भेजेगा, क्योंकि उसको 16 हॉप हो चुके हैं, तो वो इनफाइनाइट कर देगा, उस एक्स तक पहुंचने की एंट्रीज को इनफाइनाइट कर देगा, और यहाँ पे एक वार्निंग डाल देगा कि डू नॉट यूज दिस वैल्यू, व्हाट आई नो अबाउट दिस रूट कम्स फ्रॉम यू। ऐसा इंफॉर्मेशन डाल के ये उस एंट्री को भी यहाँ तक सेंड करेगा, तो राउटर ए को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि बी के पास एक्स की कोई न्यूज़ नहीं है या एक्स की कोई एंट्रीज नहीं है, इसलिए वो इस रूट को डिलीट नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये स्प्लिट होराइजन एंड पॉइजन रिवर्स काम करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।